हाइजेनबर्ग। कौन है हाइजेनबर्ग? हाइजेनबर्ग एक ऐसे साइंटिस्ट है, ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने महज 31 साल की उम्र में नोबेल प्राइज जीता था। नोबेल प्राइज उन्हें मिला था, किस लिए मिला था? कि उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया था कि किसी भी एटम का जो हम पढ़ते आए एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो चीज इन्होंने दिया था। इससे पहले तक एटम्स या यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, उनका घर कहाँ है, कहाँ पे घूमते हैं, ये हमें आइडिया नहीं था, सिर्फ एक कल्पना थी सारी चीजें, है ना। तो हमें क्या पढ़ना है आज? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो इन्होंने क्या दिया? अनिश्चितता सिद्धांत दिया है। और अनिश्चितता सिद्धांत क्यों दिया है, ये चीज हम पढ़ेंगे। अनिश्चितता का मतलब क्या है, ये भी चीजें अभी बताऊंगी आप लोगों को। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल, या फिर कहूँ आप सभी के चैनल विदेही एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पे है अनिश्चितता, यहाँ पे मैंने जैसे कि लिखा है अनिश्चितता। अनिश्चितता का मतलब क्या होता है? जो चीजें निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है ना। फिक्स नहीं है का मतलब है कि हम एकदम कंफर्म 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि वो चीज होगी ही होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूं कि मैंने कहा कि आपको मेरे घर सुबह शार्प 9 बजे पहुंचना है। क्या ये निश्चित है? मैंने बोल तो दिया कि शार्प 9 बजे, 9 o'clock। क्या आप 9 बजे ही पहुंचेंगे? ये भी तो हो सकता है आप 9 बजे से पहले पहुंचे या फिर 9 बजे के बाद पहुंचे। अगर आप 9 बजे पहुंच भी रहे हो तो वो कुछ सेकंड का अंतर होगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आप शार्प 9 o'clock को, या फिर जो चीज कह दी गई है वो 100% या फिर 100 या 200% बोलो, जितने भी परसेंटेज बोलो कि वो हो गई। हर चीज में अनिश्चितता आएगी ही आएगी, भले वो उसमें कुछ माइनर परसेंट का डिफरेंस हो, लेकिन होगा जरूर। तो हाइजेनबर्ग ने अपना ये सिद्धांत दिया क्यों था? हाइजेनबर्ग ने अपना ये सिद्धांत इसलिए दिया था क्योंकि इससे पहले हमारे जो बोहर भैया थे, है ना, या फिर बोहर अंकल, जो भी बोलो, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या करते हैं? घूमते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था निश्चित कक्षा में घूमते हैं। हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है, आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ाया होगा ही, क्योंकि भाई अब कॉलेज के स्टूडेंट हो, मैं इतना तो आशा करती ही हूँ कि आप लोगों ने ये सब चीज पढ़ा है, और मुझे पता है आप लोगों ने पढ़ा ही है। सो हमको पता है कि ये क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, हमारा नाभिक होता है, और ये क्या होता है इधर, ये सब में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो बोहर ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, अपनी कक्षाओं में, है ना। उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन दिखते कैसे हैं, कभी किसी ने देखा नहीं था इलेक्ट्रॉन को, है ना। खाली उनका कल्पना था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपनी एक कक्षा में, निश्चित कक्षा में, मतलब है कि अगर वो यहाँ पे है तो यहीं पे घूमेंगे, है ना, यहीं पे रह के घूमेंगे, और अपनी ना ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं ना ही गेन करते हैं, उनकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? बोहर ने कहा था, ठीक है। तब यहाँ पे उनके इस मॉडल पे हाइजेनबर्ग ने क्या किया, अपना सोचना शुरू किया कि भाई तुमने कभी इलेक्ट्रॉन को तुमने देखा नहीं है, वो कैसा है, उनका कक्षक कहाँ है, तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि वो स्टेबल है, स्थिर है ना, फिक्स है, कैसे कह दिया? क्योंकि हमने अभी तक जितना स्टडी किया, उस टाइम जितना स्टडी हुआ था, है ना, उसके अकॉर्डिंग जब तक आप किसी भी पार्टिकल्स में, है, जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन हो गया, उसमें जब तक आप लाइट नहीं डालोगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या फोटोन कहाँ पर है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा है कि जब भी जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, वो
एनर्जी लेकर के एक्साइटेड अवस्था में, मतलब अपना उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाता है ना। निम्न ऊर्जा स्तर से, है ना, ग्राउंड लेवल से क्या होता है, अपना अपर लेवल में चले जाता है। कब जाता है, एनर्जी वो गेन करता है और वो ऊपर अपने अपर लेवल में चले जाता है। आपने पढ़ा है ना, तो ये चीज आपने पढ़ा है। तो यही चीज उन्होंने बोला कि हाइजेनबर्ग ने, कि हमने तो सिर्फ इतना ही स्टडी किया है, अपना इतना ही जाना है अभी तक, कि जब तक हम किसी फोटोन इलेक्ट्रॉन में जब तक किसी पार्टिकल में हम एनर्जी नहीं देंगे, फोटोन नहीं डालेंगे या लाइट नहीं डालेंगे, मतलब ये रूल ही है कि जब आप किसी भी पार्टिकल में जब आप लाइट, उसी को हम फोटोन कहते हैं, एनर्जी के पैकेट बोलते हैं, जब तक आप नहीं डालोगे, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स उनकी स्थिति का पता, वो कौन से मतलब जगह पे है, हम पता नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम उसमें लाइट डालेंगे तभी हम पता चलेगा। लेकिन ये भी है कि जब भी हम उस पर लाइट डालेंगे, वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेकर के वो क्या करेगा, हमेशा कुछ न कुछ अवस्था, मतलब उसमें चेंजेस आएगी। वो थोड़ा एनर्जी गेन करके क्या करेगी, अपने ऊर्जा स्तर में क्या करेगी, चेंजेस लाएगी। ठीक है, या आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि उनका जो सिद्धांत, क्या सिद्धांत दिया था उन्होंने, कि किसी क्षण गतिशील सूक्ष्म कण के संवेग तथा स्थिति, मतलब यदि कोई पार्टिकल या फिर कोई एटम, मॉलिक्यूल जो भी है, अगर वो क्या है, गतिशील है ना, उसमें गति है, वो चल रही है, उस अवस्था में उस कण का, है ना, कौन से कण का, जो गतिशील है, उस कण का संवेग और उसकी स्थिति। संवेग मतलब, संवेग हमने पढ़ा है डी ब्रॉगली इक्वेशन में, है ना, द्रव्यमान गुणित वेग क्या होता है, संवेग। तो उस गतिशील कण का, पार्टिकल का क्या कर सकते हो, मोमेंटम मतलब संवेग और स्थिति दोनों का एक साथ हम क्या कर सकते हैं, गणना नहीं कर सकते, हम एक साथ पता नहीं लगा सकते हैं। उसके किस चीज का पता नहीं लगा सकते हैं, किसी भी पार्टिकल, जो गतिशील पार्टिकल है, उसके संवेग और स्थिति का हम एक साथ पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी एक चीज को गणना करते, जैसे हम संवेग की गणना करेंगे तो स्थिति का हम गणना नहीं कर पाएंगे, और अगर स्थिति की गणना करने चले जाएंगे तो हम संवेग की गणना नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मैंने उस टाइम आपको 9 बजे का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, वैसे ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, ठीक है ना, तो मैं सिर्फ इतना कहूं कि मैं बेंगलोर में रहती हूं, तो क्या आप बेंगलोर में आकर के मुझे ढूंढ लोगे क्या, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर मैं ये कहूं कि बेंगलोर में XYZ मेरा फ्लैट है या फिर मेरा घर है या फिर एक कोई जगह है, मैं आपको 2 कंडीशन बता रही हूँ कि बेंगलोर है, बेंगलोर में एक मैं अपना फ्लैट है और दूसरा मैं अपने स्कूल में या फिर किसी स्कूल में या कॉलेज में टीचिंग के लिए जाती हूँ। अब मैं कहूँ कि आप उस टाइम पे आइए, है ना, 9 से 12 का टाइम है, आप आओगे बेंगलोर में, ठीक है, अब मैं बोलूंगी बेंगलोर में रहती हूँ, आप आके मुझे ढूंढ लीजिए, तो क्या आप ढूंढ लोगे, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए कि आप या तो आप मुझे अपने घर पे ढूंढोगे जहां मैंने XYZ जो भी अपना एड्रेस दिया है, या तो फिर आप कॉलेज आओगे ढूंढने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैम या तो कॉलेज में रह सकती है इस टाइम पे, या तो हो सकता है घर पे रहेगी, लेकिन आप अभी भी श्योर नहीं हो कि मैं कहाँ पे मिलूंगी, है ना। एक पॉसिबिलिटी है, प्रायिकता है कि मैं ये दोनों में से एक जगह रह सकती हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर आप मेरे घर आते हो तो घर में जरूरी है क्या मैं अपने घर में हूं तो घर के रूम में ही रहूंगी या फिर उस पर्टिकुलर किसी प्लेस पे ही रहूंगी, तो कहीं पर भी निश्चितता फिक्स चीज नहीं है ना, फिक्स चीज कहीं पे भी नहीं है। हो सकता है कि मैं अपने रूम में रहूं, हो सकता है मैं किचन में रहूं या फिर हॉल में बैठे रहूं, हो सकता है अगर मैं कॉलेज में तो कॉलेज में या किसी क्लासरूम में रहूं या फिर ऑफिस में रहूं, कहीं भी रह सकती हूँ ना, तो कोई भी चीज यहाँ पे फिक्स नहीं है। या फिर कोई मैं दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर के सामने जो आपका गली है वहां से मोदी जी शार्प 8 o'clock को वहां से गुजरेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे शार्प 8 o'clock
मैंने टाइमिंग आपको फिक्स बता दिया है। तो उस वक्त पे अगर उनकी गति अगर निश्चित है, हो सकता है उस गति से आएंगे, तो जरूरी नहीं कि शार्प 8 o'clock को ही पहुंच गए। और अगर उनकी स्थिति, जैसे कि मैं बोलूँ कि 8 बजने वाले हैं, अब कभी भी मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या मैं बोलूँ कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आ रहे हैं, तो उसी रफ्तार से आएंगे तभी आपके घर में 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे। हो सकता है कहीं ऊपर नीचे तो हो सकता है ना, और ऊपर नीचे होगा तो शार्प 8 बजे पहुंचेंगे, ये फिर जरूरी नहीं है। और अगर शार्प 8 o'clock को आ रहे हैं, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं उनके वेग में परिवर्तन आया होगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब एक चीज को फिक्स कर रहे हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, अनिश्चित हो जा रही है, अनफिक्स्ड हो जा रही है। तो वही चीज क्या क्या है, हाइजेनबर्ग ने बताने की कोशिश की है कि अगर हम एक चीज को फिक्स करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा, और उसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, अंतर आएगा। उस अंतर को उन्होंने क्या बोला है, h/4π का नाम दिया है। ठीक है, मतलब है कि आप इतना मिस्टेक करोगे ही करोगे। अब कोई भी कितना भी आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, दोनों की गणना एक साथ करने का, आप h/4π का मिस्टेक करोगे। ये जो दिखा है या तो h/4π, यहाँ पे क्या लिखा है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p। डेल्टा मतलब क्या होता है, उसमें चेंजेस, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, फिक्स नहीं है। ठीक है ना। डेल्टा x मतलब स्थिति की अनिश्चितता, और संवेग की अनिश्चितता को हम गुना करेंगे तो आपको क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर इक्वल, या तो h/4π के बराबर आप मिस्टेक करोगे, या तो फिर उससे ज्यादा का भी आप गलती कर सकते हो कैलकुलेशन में, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप फिक्स दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। यही चीज क्या किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में बताया था। और किस लिए बताया था, बोहर का जो मॉडल है उसको गलत साबित करने के लिए, और उन्होंने गलत साबित किया भी। ठीक है, तो यहाँ पर उनका ये गणितीय सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एन इक्वल h/4π। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, अब समीकरण 1 के अनुसार किसी कण के संवेग की अनिश्चितता और स्थिति की अनिश्चितता का गुणनफल, मतलब वहां पे क्या बोला है, समीकरण 1 के अनुसार किसी कण के संवेग मतलब डेल्टा पी और स्थिति की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता मतलब अनिश्चितता को मैंने क्या बताया था, डेल्टा, तो डेल्टा स्थिति क्या है, x, तो डेल्टा x और डेल्टा p के गुणनफल जो है या तो 4/h/4π के बराबर होगा या उससे अधिक होगा। कैसे होगा मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब इस डायग्राम में का क्या मतलब है कि मैंने कहा कि हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमने कभी देखा नहीं है, और अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की स्थिति का पता लगाना है तो उसको लाइट देना पड़ेगा, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, जिससे हमको पता चलेगा कि आपको अंधेरे में कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, फिर आपके खुद की आंख में जब रोशनी पड़ती है, लाइट जाता है, तभी क्या होता है, हमको कोई चीजें जो भी हमारे सामने इमेज है वो दिखती है ना। वैसे ही जब तक हम इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल है उसको लाइट नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, तब तक हम उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जैसे ही एनर्जी पाएगा वो उस अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, कुछ ना कुछ चेंजेस जो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने बताया कि ये कोई पाथ है, कोई रास्ता है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है गुजर रहा है, यहाँ पे है, लेकिन जैसे उसको हम लाइट देंगे क्या होगा, वो अपने इस स्थान से हट के जो अपनी ये उसका प्लेस है वहां से हटके दूसरे प्लेस में वो जाएगा ही जाएगा। अब इस कंडीशन पे जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है ना, देखो मैं बोलूंगी आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाइए। अब मैं इसको लाइट दूंगी, जब तक लाइट नहीं दे रहूंगी आपको नहीं पता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने जैसे इसको लाइट दिया, अब जैसे ही लाइट दूंगी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर मूव कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब जब आप इसकी स्थिति का पता लगाओगे, इसका कंडीशन, इसके स्थान का पता लगाओगे, तो अब इसका पता लगा सकते हो, लेकिन इससे पहले वो कहाँ पे था, यहाँ पे था कि यहाँ पे था कि यहाँ पे था, पता लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो। ये कौन बताया, हाइजेनबर्ग ने। लेकिन बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, फिक्स है, यहाँ से कहीं नहीं हटेगा। तो हमारे हाइजेनबर्ग ने बोला, हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि भाई तुमने कभी इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है तो कैसे बोल दिया कि यहाँ पर है तो वहीं पे रहेगा, आपको स्थिति का कैसे पता चल गया। तो इस चीज पर उन्हें सोच करके फिर अपना ये मॉडल दिया, अपना सिद्धांत दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन है कहीं पे और जब उसकी स्थिति का पता लगाना है तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को हम लाइट देंगे, जैसे ही लाइट पाएगा वो अपनी स्थिति पे
परिवर्तन कर देगा। और जब परिवर्तन करेगा तो हम खाली उसके परिवर्तित होने वाले मतलब है कि नया जो कंडीशन है यहाँ पे हम खाली इसका पता लगा सकते हैं कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे आया है ना। जैसे कि हम कभी कभी फुलझड़ी जलाते हैं ना, स्काई शॉट वगैरह आप देखे होंगे, हम जलाते हैं, जलाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखता है क्या, लेकिन सपोज दैट वो इलेक्ट्रॉन है वहां पे बहुत सारे दिखता है क्या, लेकिन जैसे ही स्काई शॉट ऊपर जाएगा जहाँ पे वो फटेगा हम वहीं पे स्थिति का पता लगा सकते हैं क्या यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले वो कहाँ पे था नहीं पता। तो वही चीज कौन बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया। आई होप ऑल क्लियर, ओके। इसके बाद क्या है, अनिश्चितता के सिद्धांत यह स्पष्ट होता है कि यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति बिल्कुल ठीक ठीक निर्धारित की जाती है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कण, डी ब्रोगली के इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक कण मानते हैं और उसकी स्थिति का पता लगाते हैं तो क्या होगा, उसका जो दूसरा पार्ट है मतलब उसका जैसे संवेग है वो अनिश्चित हो जाएगा, हम उसके पता नहीं लगा सकते। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार बोर का परमाणुीय मॉडल है ना, मैंने पहले ही बताया था कि हाइजेनबर्ग जो है बोर का जो मॉडल है उसको गलत साबित करने के लिए अपना सिद्धांत दिया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को, बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक अति सूक्ष्म कण है तथा निश्चित ऊर्जा के कक्ष में घूमता है। हालांकि बोर ने कभी देखा ही नहीं था कि कक्ष कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, बस उसने अपनी कल्पना दे दी थी। तो हाइजेनबर्ग ने उनकी इस कल्पना को क्या किया, गलत साबित किया, ओके। अब एक और चीज था क्वेश्चन में कि ये जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है केवल छोटे कणों के लिए क्यों वैध है, क्यों महत्व है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत का भौतिक महत्व समझाइए या फिर केवल छोटे कणों के लिए क्यों वैध है समझाओ करके, तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इस सिद्धांत की वैधता केवल अति सूक्ष्म कण के लिए है। क्यों है, क्योंकि अति सूक्ष्म कणों से बिना व्यवधान उत्पन्न किए संवेग तथा स्थिति का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई कण बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आप उसकी स्थिति का पता ही कैसे लगाओगे बताओ। चलो हम तो इंसान हैं, अगर हम एक कदम आगे चल भी जाते हैं तो पता चल जाएगा, लेकिन पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप चीजों को कैसे करोगे बताओ, मतलब उसमें माइनर डिफरेंस आएगा ही आएगा। बोला कि अति सूक्ष्म कणों से बिना व्यवधान उत्पन्न किए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए। जैसे कि मैंने बोला कि पार्टिकल को हम फोटोन मतलब लाइट देंगे नहीं, फोटोन देंगे नहीं, तब तक जब तक उसमें चेंजेस आएगा नहीं हम पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, हम तो जीते जाते इंसान है, हम खड़े तो आप बता भी दोगे कि हम यहाँ पे खड़े, उससे आपकी स्थिति ये है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हम दिखता ही नहीं है हमको, उसको तो कुछ ना कुछ उसकी स्थिति में चेंजेस करने ही पड़ेंगे, तब हमको क्या होगा, उनकी स्थिति और समय का पता हम लगा भी पाएंगे कुछ हद तक, है ना। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर कोई बहुत छोटा सूक्ष्म कण है तो उसकी स्थिति में, है ना, उसकी जो जहां पर भी है उसमें व्यवधान मतलब है कि उसमें कोई भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए बिना उसके संवेग और स्थिति का पता लगाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता का मान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू या फिर डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू 10⁻⁴, मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन के लिए हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लागू करते हैं तो वहां पे इतना डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का जब हम निर्धारण करते हैं तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 या फिर सेकंड, सॉरी मेरा टर्म फंस रहा है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है, जिसकी उपेक्षणीय नहीं, मतलब है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को। इस सिद्धांत की वैधता बड़े पिंडों के लिए नहीं है, मतलब जो बड़े बड़े पिंड है उसके लिए क्या है, ये सिद्धांत वैलिड नहीं है, क्योंकि बड़े पिंडों के लिए स्थिति और संवेग में अनिश्चितता का मान इतना कम होता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होगी। मैंने अपना 100% दिया, जितना मैं कोशिश कर सकती थी समझाने की आप लोगों को समझाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, लगता है कि हाँ मैंने आप लोगों को अच्छा समझाया, तो प्लीज
एक लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि अपने टाइम पे मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे अपने फिजिक्स के लिए मैथ्स के लिए तो ट्यूशन मिल जाते थे, बट केमिस्ट्री के लिए मुझे ट्यूशन नहीं मिलता था। ठीक है ना। तो हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको सच में मेरे जैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा, उनको नहीं मिलती होगी ट्यूशन, तो कम से कम उन लोग के लिए हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो जरूर शेयर करना। ओके एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।